हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके पहले हम लोग जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल को पढ़ चुके हैं और थॉमसन के, जिसमें सबसे पहले डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था, तो किसी भी वस्तु का अति सूक्ष्म सबसे छोटा पार्ट, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, जैसे ये मार्कर बना हुआ है तो ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है और प्लास्टिक का बहुत छोटा छोटा कण होगा, ठीक है, जिसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो उन कणों को जिनको और छोटा नहीं कर सकते उनको डाल्टन ने क्या कहा था कि इसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का मतलब अविभाज्य, जो और छोटा नहीं हो सकते, विभाज्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन आए। थॉमसन बता रहे हैं कि नहीं, जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज धंसे होते हैं। तो ये अपना मॉडल दिए, मतलब डाल्टन में कुछ कमी निकाल के कि नहीं इसको तोड़ा जा सकता है। उसके बाद जे थॉमसन अपना मॉडल दिए। अब इनमें भी कुछ कमी कि नहीं प्लस चार्ज पूरे पे होता है, कहाँ पे होता है, कैसे माइनस चार्ज होते हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड आए। अब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है, नाभिक किसे कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रदरफोर्ड कैसे नाभिक की खोज किए थे, उसके बाद इन्होंने अपना मॉडल कैसे दिया था, ठीक है, या क्या होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए, सबसे पहले यदि मान लीजिए हम लोग कोई भी रेडिएशन इस प्रकार से डाल रहे हैं, इसे सीधे रेडिएशन जा रहा है किरण, और यहाँ पर कोई स्क्रीन लगा दें, पर्दा लगा दें जिस पर चमक उत्पन्न हो और दिखाई दे। तो ऐसे जब सीधे सीधे जा रहे थे, इसके बीच में कुछ भी नहीं था, तो सीधे इस प्रकार से चमक दिखाई दे रहा था, लेकिन और इधर उधर कहीं चमक नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके बीच में जब कोई मेटल, जैसे यहाँ रदरफोर्ड ने क्या रखा था, गोल्ड फ्यूल, मतलब सोने की पतली फिल्म, तो यहाँ रखने के बाद ये यहाँ से विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, कुछ इधर भी दिखाई देते हैं, इधर भी दिखाई देते हैं, इधर भी। तो इसी प्रकार से है किसका प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग। तो देखिए, जो कि यहाँ दिखाया गया है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जाता है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यों लिया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहते हैं और हमें उन्हीं किरणों की आवश्यकता है, तो इसलिए यहाँ पर लिया गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ लेने के बाद क्या किया गया, यहाँ इसको एक बॉक्स में, शीशे का बॉक्स, लेड बॉक्स में बंद किया गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। अब यहाँ से रेडिएशन निकाला गया अल्फा किरण को, अल्फा किरण निकलते गए। उसके बाद यहाँ जब गोल्ड फ्यूल सोने की पन्नी से टकराए तो ये विक्षेपित हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकाले कौन, रदरफोर्ड। उसके बाद इसी को हम लोग और डिटेल में एक परमाणु के लिए मान लें कि एक परमाणु के अंदर क्या होता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड फ्यूल में कई परमाणु हो सकते हैं, तो यहाँ से विचलित हुए। अब इसको हम लोग यहाँ एक परमाणु एज्यूम कर लें कि इस प्रकार से गोलाकार एक परमाणु है। तो अब यदि मान लीजिए इसमें सीधे डाल रहे हैं तो 90% लगभग रेडिएशन जो सीधे जा रहा था वो सीधे निकल गया। मतलब एक परमाणु पे जब सीधे किरण डाला गया अल्फा कण, तो ये 90% कण सीधे निकल गए। अब 90% के बाद कुछ लगभग 8 से 9%, 90 के बाद 9% तक लगभग क्या किए कि अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ एंगल बना के विचलित हो गए। उसमें से 1% या कह सकते हो कि मतलब लाखों में से 4 से 10,000 में से 2-4 बहुत कम संख्या में अपने ही मार्ग से वापस चले आए, ठीक है। मतलब जब रदरफोर्ड ने सीधे डाला बीचों बीच में, तो यहाँ से क्या हुआ कि अपने ही मार्ग पर वापस चले आए। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु इसका काफ़ी भाग खोखला है, क्योंकि 90% सीधे निकलने, इसका मतलब कोई रोक नहीं रहा, उनके बीच में कुछ है ही नहीं। जब इसमें बीच में कुछ है नहीं तो सीधे जैसे मान लीजिए डालने सीधे कण निकल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया, मतलब इस आधार पे इन्होंने जब बताया कि हाँ बीच से जाके और तुरंत मुड़ जा रहा है, इसका मतलब इसका जो समस्त प्लस चार्ज है धनात्मक। क्यों धनात्मक, क्योंकि यहाँ जो अल्फा कण प्रकीर्णन हो रहा है तो अल्फा कण पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये 2+ जा रहा था तो पहले से पता था। अब यहाँ क्या है नहीं पता था, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब प्लस चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। ये रिपल करते हैं, दूर ढकेलते हैं। जब प्लस माइनस होता है तो एक दूसरे को खींच लेते हैं। तो मान लीजिए बीचों बीच में माइनस चार्ज होता, तो जो ये प्लस चार्ज जा रहा था कौन, अल्फा कण, तो ये अल्फा कण यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ माइनस होता तो खींच लेता, लेकिन खींच नहीं रहा, यहाँ पर तुरंत वापस कर दिया। और इसके कुछ करीब से इधर से जा रहे थे तो कुछ एंगल पे मोड़ दिया, और जो काफ़ी दूर से जा रहे थे तो उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो सीधे निकल गए। जैसे मान लीजिए एंगल पे मुड़ने का मतलब कि यहाँ तिरछे, जैसे सीधे नहीं, कुछ एंगल पे, जैसे मान लीजिए हम किसी बॉल को सीधे गिरा रहे हैं तो सीधे वापस जाएगा। तो जो सीधे न्यूक्लियस के सीध में, केंद्र के सीध में आया, सीधे वापस गया। और कुछ एंगल पे, जैसे किसी बॉल को कुछ एंगल पे से तिरछा डालोगे तो कुछ एंगल बना के निकलेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, जैसे रिफ्लेक्शन होता है उस प्रकार से। तो यहाँ से इस प्रकार इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये बीच में समस्त पूरे परमाणु का समस्त द्रव्यमान और उसमें समस्त उपस्थित समस्त प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उसके परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। किसने बताया, रदरफोर्ड ने। और उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड, ठीक है। अब रदरफोर्ड नाभिक की खोज करने के बाद काफ़ी उत्साहित और खुश हो गए
कि और इसके बारे में डिटेल कुछ नॉलेज लिए ही नहीं, बस नाभिक की खोज कर लगे, भैया हम नाभिक की खोज कर लेंगे, ठीक है, हम भी वैज्ञानिक बन गए। मतलब हम नहीं कह रहे हैं वैज्ञानिक, ये रदरफोर्ड कह रहे हैं। तो रदरफोर्ड वैज्ञानिक बनने के बाद फिर यहाँ अब लोग जैसे मान लीजिए कुछ भी नया काम करो तो कोई देखने कुछ लोग आते हैं ना, तो अब यहाँ पे आके गोल्डस्टीन देख रहे हैं, ऐसे कि भैया कौन सा नाभिक, ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं, जैसे कुआं हो मान लीजिए उसमें कुछ सामान गिर गया हो तो उसको ऐसे ऐसे झांकते हैं ना, देखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ गोल्डस्टीन आके देखने लगे, तो इनको भी कुछ दिखाई दिया छोटा छोटा पार्टिकल। अब ये इसको निकाल के कह रहे हैं कि देखो भैया रदरफोर्ड ये क्या है, ठीक है। तो ये पार्टिकल दिखाने लगे और रदरफोर्ड कह रहे हैं कहाँ से मिला, तो कह रहे हैं भैया वहीं आपके नाभिक से मिला, जो जिसको आप नाभिक बता रहे हो। तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये कोई नया कण है। तो अब ये गोल्डस्टीन भी इसी में खुश थे कि हम भी कोई नया कण खोज लेंगे, हम भी वैज्ञानिक बन गए। अब उस कण का नाम बताना भूल गए, अब उस कण का नाम दे दिए कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि वो क्या है, प्रोटॉन है। खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन, जबकि उसका नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने ही। अब उसके बाद और लोग जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस में अब कोई आविष्कार हुआ है, कुछ भी नया चीज़ हो तो देखने आ रहे हैं। तो उसके बाद आए कौन, आए कौन, जेम्स चैडविक। अब वो भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ। वो भी नाभिक के जैसे कुएं में झांकते हैं ना, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि मतलब टकटोर के देख रहे हैं कि इसमें और क्या है या प्रोटॉन कैसा होता है। फिर उनको एक नया कण मिल गया। अब जब नया कण मिल गया तो देखने लगे ये क्या है, तो ये प्रोटॉन ही होगा। तो जाके दिखा रहे हैं किसको, गोल्डस्टीन को, देखिए भैया ये प्रोटॉन है, नहीं ये प्रोटॉन तो नहीं है। फिर रदरफोर्ड, ये प्रोटॉन नहीं है। तो उन्होंने भी कहा नहीं, तो ये प्रोटॉन नहीं है, तो इसको हम खोजे हैं, हम भी वैज्ञानिक बन गए, इसका नाम देंगे न्यूट्रॉन। तो उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया और न्यूट्रॉन की खोज की किसने, जेम्स चैडविक ने। तो उसके बाद अब फिर दौड़े हुए आए हैं कौन, जे थॉमसन, जो इसके पहले परमाणु मॉडल दिए थे, तरबूज मॉडल, ठीक है। तो उन्होंने मतलब उनके मॉडल में एक कमी निकला कि हाँ रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन आया, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो वो भी बेचारे दुखी होकर बैठे थे इधर कि हाँ भैया अब हमारा जो परमाणु मॉडल था गड़बड़ हो गया। तो फिर उसमें अच्छा क्या आया, तो वो देखने आ रहे हैं रदरफोर्ड कैसे कैसे क्या किए हैं। तो देख रहे हैं कोई न्यूट्रॉन पाया, कोई प्रोटॉन पाया। अब ये जा ही रहे थे नाभिक के अंदर झांकने देखने कि रास्ते में टकरा गया कोई कण इनसे, कह रहे हैं बीच में ये कौन घूम रहा है। अब ये देखे ध्यान से, -4। तो ये ला के इन लोगों को दिखाने लगे, गोल्डस्टीन भैया देखो ये प्रोटॉन है, नहीं प्रोटॉन तो नहीं है। चैडविक देखो न्यूट्रॉन है, नहीं न्यूट्रॉन भी नहीं है। कह रहे हैं हम भी वैज्ञानिक बन गए और ये हमारा कण है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज का श्रेय तो गोल्डस्टीन, लेकिन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड। इसके बाद न्यूट्रॉन की चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके थोड़े से और बारे में बात कर लेते हैं कि इसके चार्ज कितना होता है। तो जैसे न्यूट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन -चार्ज, प्रोटॉन +चार्ज और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल ही होता है। अब इस पर देखते हैं हम लोग चार्ज कितना होता है, उसके बाद मास, चार्ज और मास किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, निगेटिव होता है तो पता है, लेकिन माइनस में भी कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इतना माइनस आवेश होता है। और प्रोटॉन पर भी सेम होता है, लेकिन यही होता है प्लस में, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये किस में होता है, प्लस में, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यदि हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं, मास का, तो होता है इस पर 9.1 × 10⁻31, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इतना kg होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन का, तो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, इतना होता है। यदि न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसका भी लगभग 1.67 नहीं 664 करके होता है, 66 × 10⁻27 kg, मतलब प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, सबसे ज़्यादा है प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। तो यदि हम लोग टोटल द्रव्यमान की बात करेंगे परमाणु के, तो ये नाभिक का द्रव्यमान जो होता है उतना ही होता है, मतलब परमाणु का द्रव्यमान बराबर नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक का द्रव्यमान बराबर न्यूक्लियस में जो उपस्थित है कण, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो नाभिक और मतलब न्यूक्लियस का द्रव्यमान जो टोटल होगा वही परमाणु का द्रव्यमान होगा। और ये सबसे कम याद करने के लिए, जैसे मान लीजिए सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। वैसे भी आप लोग सोच सकते हैं जो दौड़ते रहते हैं बहुत तेज़ी से, ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा इधर उधर भागते रहते हैं, उनका द्रव्यमान कम होता है, वो पतले होते हैं। और जो एक जगह बैठे रहते हैं वो भारी हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेडीज जेंट्स का ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जेंट्स बेचारे परेशान रहते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और फिर कहाँ बच्चों के स्कूल पे, फिर कहाँ राशन की दुकान पर, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ठीक है। शादी विवाह में इधर उधर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो बेचारे दौड़ते दौड़ते पतले हो जाते हैं। लेकिन यदि हम लोग लेडीज की बात करें तो आराम से खाना बनाए बैठ के सीरियल देख रहे हैं, ठीक है,
फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आराम से बैठे रहते हैं, इसलिए थोड़ा हैवी। तो हैवी मतलब एक स्थान पे बैठे रहते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, इसलिए भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसलिए हल्के होते हैं। मतलब सभी लेडीज जेंट्स की बात नहीं कर, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझदार हैं। तो देखिए इतना हुआ। उसके बाद अब हम लोग इसके आधार पे, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब ये इस निष्कर्ष के बाद रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या क्या बताया। तो इन्होंने बताया कि भैया जो परमाणु होता है वो गोलाकार, अति सूक्ष्म गोलाकार कह सकते हैं, अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है, ठीक है, जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। ये कौन बता रहे हैं? रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में बता रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। वो परमाणु से कहीं ना कहीं बहुत भारी होता है। भारी का मतलब ये मत समझना कि परमाणु छोटा सा है इतना बड़ा तो नाभिक कितना बड़ा, ये भारी नहीं। भारी मतलब वजन, वजन वाला भारी, ठीक है, कि ये जैसे ये परमाणु है तो बीच में नाभिक है, लेकिन नाभिक का डेंसिटी इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, परमाणु की तुलना में डेंसिटी उसका बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद इन्होंने बताया, फिर ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना भूल गए कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सिर्फ इतना बता के छोड़ दिए कि इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये इनमें सबसे बड़ी कमी आई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम लोग देखें तो सबसे बड़ी कमी यही आई थी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे घूम रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं की जा सकती है। क्यों? देखिए यहाँ पर मैक्सवेल ने एक थ्योरी दिया था जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ यदि चक्कर लगा रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का लॉस होता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार यदि हम लोग देखें तो न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है और बाहर है इलेक्ट्रॉन जिस पर माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज वाला चारों तरफ घूमेगा, तो जब माइनस चार्ज वाला घूम रहा है प्लस चार्ज के चारों तरफ तो फिर ये भी वही हुआ, ठीक है, मैक्सवेल के थ्योरी के अनुसार। तो मैक्सवेल के थ्योरी के अनुसार हम लोग देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो घूमते घूमते ऊर्जा का लॉस करेगा, धीरे धीरे ऊर्जा घटता जाएगा। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी जब थक जाएगा तो आके ऐसे ऐसे घूमते घूमते न्यूक्लियस प्लस चार्ज यहाँ वहाँ पर गिर जाएगा। तो जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, मिल जाएगा न्यूक्लियस से, तो प्लस माइनस चार्ज मिल के जीरो, मतलब विनाश हो जाएगा परमाणु का। और यदि परमाणु का विनाश हुआ तो पृथ्वी का विनाश, क्योंकि टोटल सब कुछ जितना भी वस्तु है सब बना किससे? परमाणुओं से ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर बना हुआ ईंट से, अब ईंट ही गायब कर दो तो घर घर रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यदि मान लीजिए अस्थायित्व की व्याख्या देखें तो परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकती है। और दूसरा था कि ये इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। और तीसरा कमी ये था रदरफोर्ड के मॉडल में कि यहाँ से जो सतत यहाँ से दिखाई दे रहा था रेखीय स्पेक्ट्रम, कि मतलब ऊर्जा निकल रहा है रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई दे रहा था। तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में भी इनका मॉडल कुछ नहीं बताता है कि मतलब कोई भी परमाणु है एक इलेक्ट्रॉन वाला तो उसमें से जो सतत रेखीय स्पेक्ट्रम निकलता है, रेखीय स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसके बारे में भी रदरफोर्ड का मॉडल कुछ नहीं बताता है, ठीक है। उसके बाद जिस प्रकार से हम लोग जे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल, तरबूज का मॉडल कहे थे क्योंकि तरबूज की तरह बताया था उन्होंने, उसी प्रकार से रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग सौर ग्रहीय मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है, सोलर मॉडल। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य बीच में स्थित रहता है और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से इनका मॉडल भी था कि न्यूक्लियस, जैसे देखिए न्यूक्लियस नाभिक बीच में रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसका चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो अब इनमें कमी भी हम लोग समझ चुके हैं, इनके मॉडल को भी समझ चुके हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि इनकी जो कमी थी कि मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता रहता है या स्पेक्ट्रम कहाँ से दिखाई देता है या इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी किसने दिया? नील बोर ने। उसके बाद उनमें भी कुछ कमी थी और साइंटिस्ट आते गए, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज का ही वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।